नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं मंटो जी की लिखी कहानी नारा का दूसरा भाग। गालियाँ गालियाँ, कहाँ थी ये दो गालियाँ। के मन में आया कि अपने सीने के अंदर हाथ डालकर वो उन दो पत्थरों को, जो किसी तरह गलते ही ना थे, बाहर निकाले और जो कोई भी उसके सामने आए उसके सर पर दे मारे। पर ये कैसे हो सकता था? उसका सीना मुरब्बे का मर्तबान थोड़ा ही था। ठीक है, लेकिन फिर कोई और तरकीब भी तो समझ में ना आए जिससे ये गालियां दफा हो जाएं। क्यों नहीं कोई आदमी बढ़कर इसे इस दुख से छुट्टी दिलाने की कोशिश करता है? क्या वो हमदर्दी के काबिल ना था? होगा, पर किसी को उसके दिल के हाल का क्या पता था? वो खुली किताब थोड़ी था, ना जाने अपना दिल बाहर लटका रखा था। अंदर की बात किसी को क्या मालूम। आप मालूम हो, भगवान करे किसी को अंदर की बात का हाल चाल पता लग गया तो केशव लाल खारी सींग वाले के लिए डूब मरने की बात होगी। गालियां सुनकर चुप रहना मामूली बात थी क्या? मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हिमालय पहाड़ जितनी बड़ी बात है, उससे भी बड़ी बात है। उसका गुरूर मिट्टी में मिल गया और उसकी जिल्लत हुई है। उसकी नाक कट गई और उसका सब कुछ लुट गया है। चलो भाई, छुट्टी हुई। अब तो ये गालियां उसका पीछा छोड़ दें। वो कमीना था, जलील था, नीच था, गंदगी साफ करने वाला था। उसको गालियां मिलनी चाहिए थी। नहीं नहीं, किसी की क्या मजाल थी कि उसे गालियां दे और फिर बिना कसूर के वो कच्चा ना चबा जाता। यार हटाओ, ये सब कहने की बातें हैं। तुमने तो सेठ से यूं गालियां सुनी जैसे मीठी मीठी बोलियां थीं। मीठी मीठी बोलियां थीं, बड़े मजेदार घूंट थे। चलो यही सही। अब तो मेरा पीछा छोड़ दो, वरना सच कहता हूँ पागल हो जाऊंगा। ये लोग जो बड़े आराम से इधर उधर चल फिर रहे हैं, मैं उनमें से हर एक का सर फोड़ दूंगा। भगवान की कसम, मुझ में अब ज्यादा ताब नहीं रही है। मैं जरूर पागल कुत्ते की तरह सबको काटना शुरू कर दूंगा। लोग मुझे पागल खाने में बंद कर देंगे और मैं दीवारों के साथ अपना सर टकरा कर मर जाऊंगा। सच कहता हूँ मर जाऊंगा। मेरी राधा विधवा और मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। ये सब इसलिए होगा कि मैंने सेठ से दो गालियां सुनी और चुप रह गया। मेरे मुंह पर ताला लगा हुआ था। मैं लूला लंगड़ा अपंग था। भगवान करे मेरी टांगें उस मोटर के नीचे आकर टूट जाएं। मैं मर जाऊं ताकि ये बकबक तो खत्म हो। छी, कोई ठिकाना है इस दुख का? कपड़े फाड़ कर नाचना शुरू कर दूं, उस ट्राम के नीचे सर दे दूं और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दूं, क्या करूं क्या ना करूं। ये सोचते हुए उसे एकाएक ख्याल आया कि बाजार के बीच खड़ा हो जाए और सब ट्रैफिक को रोक कर जो उसके मुंह में आए बकता चला जाए, यहाँ तक कि उसका सीना सारे का सारा खाली हो जाए। या फिर उसके मन में आया कि खड़े खड़े यहीं चिल्लाना शुरू कर दूं, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। इतने में एक आग बुझाने वाला इंजन सड़क पर टन टन करता आया और उधर उस मोड़ में गुम हो गया। उसे देखकर वो ऊंची आवाज में कहने ही वाला था कि ठहरो, मेरी आग बुझाते जाओ, पर ना जाने क्यों वो रुक गया। अचानक उसने अपना कदम तेज कर दिया। उसने ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसने उसकी सांस रुकने लगी है और अगर वो तेज ना चलेगा तो मुमकिन है कि वो फट जाए। लेकिन जैसे ही उसकी रफ्तार बढ़ी, उसका दिमाग आग का एक चक्कर सा बन गया। चक्कर के सारे पुराने और नए ख्याल एक हार की तरह गूंथ गए। 2 महीने का किराया, पत्थर की बिल्डिंग में उसका दरख्वास्त लेकर जाना, 7 मंजिलों की एक 112 सीढ़ियाँ, सेठ की भद्दी आवाज़, उसके गंजे सर पर मुस्कुराता हुआ बिजली का लैंप और वो मोटी गाली। और वहीं दूसरी तरफ उसकी खामोशी। यहाँ पहुंचकर आग के उस चक्कर से तड़ तड़ गालियां सी निकलनी शुरू हो जाती। उसे ऐसा महसूस होता कि उसका सीना छलनी हो गया है। उसने अपने कदम और तेज किए और आग का ये चक्कर इतनी तेजी से घुमाना शुरू किया कि शोलों का एक बहुत बड़ा गेंद बन गई, जो उसके आगे आगे जमीन पर उछलने कूदने लगी। वो अब दौड़ने लगा, लेकिन फौरन ही ख्यालों
कि भीड़ भाड़ में एक ख्याल आवाज ऊंची कर दिया, क्यों भाग रहे हो? किससे भाग रहे हो? तुम बुज़दिल हो? उसके कदम धीरे धीरे उठने लगे और फिर ब्रेक सी लग गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। वो सचमुच बुज़दिल था। वो सचमुच बुज़दिल था। भाग क्यों रहा था? उसे तो बदला लेना था। बदला, ये सोचते हुए उसे अपनी जीभ पर लहू का नमकीन स्वाद महसूस हुआ और उसके बदन में एक झुरझुरी सी पैदा हो गई। लहू, उसे आसमान जमीन सब लहू में ही तो रंगे नजर आ रहे थे। लहू, उस समय उसमें इतनी शक्ति थी कि पत्थर की रगों में से भी वो लहू निचोड़ सकता था। उसकी आंखों में लाल डेरे डोरे उभर आए, मुट्ठियां भिज गईं और कदमों में मजबूती आ गई। वो बदला लेने पर तुल गया था। वो बढ़ा और आने जाने वाले लोगों में से तीर की तरह आया। उसने अपना रास्ता बनाया और वो आगे चुपचाप बढ़ता रहा। इस तरह तेज चलने वाली रेलगाड़ी छोटे छोटे स्टेशनों पर छूट जाया करती है, उसी तरह से वो बिजली के खंभे, दुकानों और लंबे बाजारों को अपने पीछे छोड़ता आगे बढ़ा था। आगे, बहुत आगे। रास्ते में एक सिनेमा का रंगीन बिल्डिंग आई। उसने उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा और उसके पास से बेपरवाह हवा की तरह आगे बढ़ गया। बढ़ता ही गया। भीतर ही भीतर उसने अपने हर जर्रे पर एक बम बना लिया ताकि वक्त पर काम आए। कई बाजारों के जहरीले सांप की तरह फुंकारता हुआ वो अपोलो बंदर पहुंचा। अपोलो बंदर गेटवे ऑफ इंडिया के सामने अनगिनत मोटरें कतार दर कतार खड़ी थीं। उनको देखकर उसने ये समझा कि बहुत से गिद्ध पंख जोड़कर किसी लाश के इर्द गिर्द बैठे हैं। जब उसने खामोश समंदर की तरफ देखा तो उसे एक लंबी चौड़ी लाश मालूम हुई। समुद्र के इस तरफ एक कोने में लाल रोशनी की लकीरें हौले हौले बलखा रही थी और एक आलीशान होटल के माथे पर बिजली की ट्यूबों में लिखा हुआ था एक नाम, जिसकी लाल रोशनी समुद्र के पानी में गुदगुदी पैदा कर रही थी। केशवलाल खारी सींग वाला उस आलीशान होटल के नीचे खड़ा हो गया। बिजली के बोर्ड के ठीक नीचे कदम गड़ाकर उसने ऊपर देखा तो पत्थर की इमारत की तरफ, जिसकी रोशन कमरे चमक रहे थे, और उसके गले में से एक नारा, कानों के पर्दे फाड़ देने वाला नारा, पिघले हुए गर्म गर्म लावे की तरह निकला हुआ। हद तेरी! जितने कबूतर होटल की मुंडेरों पर ऊँग रहे थे बेतरह डर गए और पंख फड़फड़ाने लगे। नारा लगाकर जब उसने अपने कदम जमीन पे बड़ी मुश्किल के साथ अलग किए तो वो वापस मुड़ा और उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि होटल की इमारत अर अरा कर नीचे गिर गई है। और ये नारा सुनकर आदमी ने अपनी पत्नी से, जो ये नारा सुनकर डर गई थी, उससे कहा कि पगला है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सआदत हसन मंटो जी की लिखी कहानी नारा। ये कहानी का दूसरा भाग था। अगर आप पूरी कहानी को समझना चाहते हैं और आप पहली बार आए हैं तो कहानी के पहले भाग को भी ज़रूर सुनें। आपको अगर कहानियाँ सुनना पसंद हैं और आप रोज़ ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़े रहिए। और आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं हमें इंस्टाग्राम पे या हमारी मेल आईडी पे आप ज़रूर बताएं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। शुक्रिया।